गुड इवनिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू है साइकोलॉजी का। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था कोरिलेशन स्टडीज़, अभी देखते हैं चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस। Although psychology is considered to be a scientific discipline, it has many controversies. Controversies and criticism of psychology have been made on theoretical, practical, ethical, and philosophical grounds. The following controversies and criticisms are the challenges in establishing psychology as a science. देखिए, हमने पहले ही देखा जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कि साइकोलॉजी पहले फ़िलॉसफ़ी के तौर पे पढ़ी जाती थी, बाद में हमने ने उसे साइंस का स्टेटस मिला और अभी वो एज ए साइंस पढ़ा जाता है, एज ए सोशल साइंस कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अब जबकि उसको हम साइंस डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ते हैं, तब भी इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ है। और ये कंट्रोवर्सीज़ या क्रिटिसिज्म जो साइकोलॉजी की साइंस होने पर है, वो थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एथिकल, फिलॉसफिकल सारे ही ग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो देखते हैं हम कौन कौन से चैलेंजेस हैं साइकोलॉजी को एज ए साइंस समझने के लिए, एज ए साइंस कंसिडर या इस्टेब्लिश करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ है साइकोलॉजी इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट। पैराडिग्मेटिक स्टेट किसे कहते हैं बेटा? देखिए, जब साइंस में जो पहले कोई थ्योरी थी, पहले कोई थ्योरी बनी, अभी उसमें कोई बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा हो, तो वो पैराडिग्मेटिक स्टेट होता है। और प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट यानी कि अभी ऐसे कुछ ख़ास बदलाव नहीं आए हैं, अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो साइकोलॉजी इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट यानी कि ठीक है, अभी पहले उसको एज ए आर्ट्स एज ए फ़िलासफ़ी पढ़ा जाता था और उसको भले ही साइंस तो समझा जाने लगा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसे वो कोई प्योर साइंस या अप्लाइड साइंस नहीं हो गया है, ऐसा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी है इसके बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन कंट्रास्ट टू मैच्योर एंड नेचुरल साइंसेज सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइकोलॉजी इज़ यंगर एंड इज सोशल साइंस। जो मैच्योर और नेचुरल साइंसेज है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो साइकोलॉजी उसके मुकाबले में इमेच्योर साइंस आप कह सकते हैं, और साथ ही वो सोशल साइंस है, अप्लाइड साइंस या नेचुरल साइंस नहीं है। दो साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज ए साइंस, हालांकि साइकोलॉजी को साइंस कंसिडर किया जाने लगा है। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर नेम्ड थॉमस कुन, साइकोलॉजी इज स्टिल इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट। जो फिलोसोफर है थॉमस कुन, इनका ऐसा मानना है कि साइकोलॉजी अभी भी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में है, यानी कि अभी भी ये नहीं चेंज नहीं हुआ है। ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, या बहुत ड्रास्टिकली, या फिर ये ऐसे पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते कि ये साइंस है। एक्चुअली जो पैराडिग्मेटिक स्टेट है, ये कंसेप्ट कुन फिलोसोफर ने दिया था, जिन्होंने साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, इसके लिए ये नोशन यूज़ किया पैराडिग्म। और पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे वो लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते थे, लेकिन इन्होंने कुन ने ये जो पैराडिग्म है, इसको ये बताया है कि जब सिग्निफिकेंट साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट होता है, तो जो पैराडिग्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट इंस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो साइकोलॉजी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में है, पैराडिग्मेटिक वो नहीं है। अभी आप उसकी पूरी तरह से साइंस कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसी कंट्रोवर्सी आती है। Psychology has not succeeded yet in producing a cumulative body of knowledge that is a clear conceptual core that is consequently agreed upon by experts in psychology। ये देखिए, जो हमारा नेचुरल साइंस होता है, उसमें सारी चीज़ें 2+2=4 वाले फॉर्मूले पर होती है, यानी कि उसमें कहीं तो भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी या 1% भी एरर, उसमें कोई भी 1% भी एरर उसमें नहीं होता, तभी वो चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, तभी वो चीज़ को माना जाता है, उसको एज ए प्रिंसिपल लिया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी
साइकोलॉजी अभी तक के इस चीज़ में सक्सीड नहीं हुई है, और ऐसा जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे एग्री नहीं हुए, या ऐसा नहीं हुआ है कि आपको पूरे 100% एक्यूरेसी मिले और इस तरह का नॉलेज आपको मिले। फिर उसके बाद में इश्यूज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी सेकेंड है। Some areas of psychology such as personality, leadership, creativity, emotions, attitudes, etc. rely on soft research methods such as survey and questionnaires. अभी सॉफ्ट रिसर्च मेथड क्या होता है? सॉफ्ट रिसर्च मेथड मतलब जिसमें कि फ्लैक्सिबिलिटी होती है। जो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सॉफ्ट रिसर्च मेथड नहीं होते, उसमें कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, वो मशीन कैलकुलेशन होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेटिंग बेस्ड, वो फार्मूला बेस्ड वो सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें ऐसे कोई ना उसमें कोई लाई स्केल की गुंजाइश होती है, ना उसमें कोई सोशल डिज़ायर होती है, ना उसमें कुछ नहीं है, बस यस एंड नो में आपके आंसर आते हैं, ब्लैक एंड वाइट होती है सारी चीज़ें, ग्रे उसमें कुछ भी नहीं होता। जबकि साइकोलॉजी में बहुत सारे आंसर ग्रे पार्ट में भी, ग्रे एरिया में भी आते हैं। तो स्पेशली किसी की पर्सनालिटी है, लीडरशिप है, क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, तो इन सारे ही चीज़ों के लिए आपको सटीक आंसर नहीं मिलते हैं। आप किसी की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, सपोज़ अब किसी की बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी है, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी भी उसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के ट्रेड्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, और साथ ही और जो क्लस्टर बी की दूसरी पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक हो गया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो गया, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी हो गया, तो उसके भी कोई ट्रेड उनके अंदर हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों चारों पर्सनैलिटी की कोई कोई ट्रेड हो, तो हम ब्रॉडली बोलते हैं कि वो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी है उसकी। हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि नहीं वो बॉर्डर लाइन है, या फिर वो नार्सिसिस्टिक है, या फिर वो हिस्ट्रॉनिक है, या फिर वो एंटी सोशल है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये जो गुंजाइश होती है, ये जो स्पेस होता है एक्चुअली, तो इसकी वजह से हम इसको ऐसे पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं मान सकते। उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो उसकी वैलिडिटी होती है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। मेथड्स सच एज इंट्रोस्पेक्शन एंड साइकोएनालिसिस आर इनहेरेंटली सब्जेक्टिव, देयरफॉर साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट फॉल्स शॉर्ट ऑन द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी। जो इंट्रोस्पेक्शन या साइकोएनालिसिस मेथड है वो काफ़ी ही सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, और इसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इवन उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो भी सब्जेक्टिव होता है। अगर मैं सर्वे कर रही हूँ, या सॉरी मैं साइकोएनालिसिस कर रही हूँ किसी का, और उसके जो रिस्पॉन्स आए हैं मैं उसको अपने तरीके से एनालाइज करूँगी। हो सकता है कि उसमें मेरे कुछ बिलीफ ऐड हो जाए, उसमें मेरी कुछ थिंकिंग ऐड हो जाए, और वो रिज़ल्ट में उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिले। और वही रिस्पॉन्सेस को कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करे तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि सब्जेक्टिविटी इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से इसकी ऑब्जेक्टिविटी या वैलिडिटी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क बन जाती है, 100% नहीं होता। थर्ड वन है इश्यूज रिलेटेड टू प्रेडिक्टिबिलिटी एंड रिप्लिकेबिलिटी। ए मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू प्रेडिक्ट बिहेवियर बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉज। साइकोलॉजी का मेजर गोल क्या है कि आप बिहेवियर को प्रेडिक्ट करें, उसके कॉज को समझने के बाद, उसके कॉज को उसके रीज़न को समझते हुए हम किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करें। इन साइकोलॉजी मेकिंग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन इज़ डिफ़िकल्ट एज पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन साइकोलॉजी में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स आते हैं। बहुत बार हम कहते हैं उसने ऐसे किया, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है कि लोग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए आप किसी के भी बिहेवियर के बारे में 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी दैन पार्टिकल्स एंड केमिकल कंपाउंड। सही है बिल्कुल कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पार्टिकल्स और केमिकल कंपाउंड की स्टडी करने से भी ज़्यादा मुश्किल है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। देयरफॉर द टेस्ट रिजल्ट इन साइकोलॉजी आर मोर वेरिएड, हार्डर टू कंट्रोल एंड डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट। यही वजह है कि साइकोलॉजी की टेस्ट के जो रिज़ल्ट है वो वेरी होते हैं, उसके आंसर अलग अलग आते हैं और उस सिचुएशन को कंट्रोल करना और उसको रेप्लिकेट करना काफ़ी एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमन्स यानी ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, कोई चीज़ कोई वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमन्स यानी इंसान को चीज़ समझी जाती है, इंसान को चीज़ कंसिडर किया जाता है। सम एग्जिस्टेंशियल एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम विद इन द फील्ड क्रिटिसाइजेस दैट बाय सब्जेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर टू एक्सपेरिमेंटेशन साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टिफाई पर्सन। जो कुछ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि साइकोलॉजी को ऐसे साइंस समझते हुए या हम एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए हम इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्चुअली हम किसी पर्सन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। सिंस इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज थिंग्स, और इंसानों को किसी चीज़ की तरह ट्रीट किया जा रहा है एज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एग्जामिन किया जा सकता है। जबकि ह्यूमन तो ह्यूमन है, वो उसे कोई चीज़ समझना यही डीह्यूमनाइजेशन है, यही डीह्यूमनाइजिंग है। तो साइकोलॉजी इज समटाइम्स पोर्ट्रेड एज डीह्यूमनाइजिंग व्हाट इज़ मोस्ट एसेंशियल अबाउट बीइंग ह्यूमन। किसी भी इंसान के लिए उसको इंसान मानना सबसे अहम होता है, सबसे ज़रूरी होता है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है या जो उसकी वैल्यू है आप उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन साइकोलॉजी में बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को इंसान ने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है जो एक्चुअली उसका डीह्यूमनाइजिंग है। तो हाँ, ये भी एक इशू इसमें आता है इसको साइंस समझने में। जब हम इसको साइंस समझते हैं तो हम एक्चुअली कोई इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड नाइट।